हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग 2015-16 के दोनों शिफ्ट के पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं फिजिक्स मैथमेटिक्स के। 2018 के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2018 के शिफ्ट 2 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 2018 के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फिजिक्स का पार्ट 1 और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग शिफ्ट 3 के क्वेश्चन करेंगे। जितनी भी वीडियो हो रही है उसकी पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी जितने भी ईयर्स के वीडियो हुए हैं उनकी कुछ लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप पहले 2015 की कंप्लीट करो सीरीज, फिर 2016 की, फिर 2018 की शिफ्ट 1 की सीरीज करो। देन फिर आप आगे नेक्स्ट कोई भी वीडियो देखना। इससे क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि 2015 में क्या पूछा था और फिर 16 में क्या कुछ रिपीट किया था। 16 का कुछ 15 और 16 का क्वेश्चन क्या 18 में रिपीट किया है, 18 का क्वेश्चन क्या आगे रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए आपको 2015 से उस वीडियो को देखना पड़ेगा। छोटी छोटी पॉइंट्स जो क्वेश्चन के साथ हम बताते हैं उसका आप नोट्स बनाइए, सो डैट कि आपको रिवीजन के टाइम में फॉर्मूला सब आप लिख करके एक जगह रखिए, ठीक है, जो आपको आगे काम देगा। लेट्स स्टार्ट द फिजिक्स पार्ट ऑफ शिफ्ट 2 2018 paper. The first question is that when a ferromagnetic material is heated above the Curie temperature, फेरोमैग्नेटिक को अगर क्यूरी टेम्परेचर से एबव पे हिट करते हैं, हमने ये पीछे भी इसको पढ़ा है, तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हो गई। तो हम इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइलेक्ट्रिक द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, द पोलराइजेशन वेक्टर पी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, ओके, आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। तो वो जो होता है डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई प्लस पी। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन? इट्स ये है परमिटिविटी इन वैक्यूम, ठीक है। नाउ डी की बात पता है हमें, डी जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। ये पी पोलराइजेशन वेक्टर है और ई इलेक्ट्रिक वेक्टर है। सो ये रिलेशन है डी एप्सिलॉन ई प्लस पी। तो आप देख लीजिए किस में ऐसा आंसर है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। पहले तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक नाम से ही क्लियर है, मोनो है, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में मोनो है तो ये सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा, तो उसको मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे। आर सेड टू बी कोहेरेंट। कोहेरेंट किसको बोल देंगे? इफ द लाइट वेव्स produced if the light waves produced, जो लाइट वेव प्रोड्यूस्ड होगा हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। सो फ्रीक्वेंसी सेम होगा, सो वेवलेंथ भी सेम होगा, ओके। सो द आंसर इज वेवलेंथ एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो उसको कोहेरेंट बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट लाइट वेव फ्रंट्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑब्जर्विंग अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। नाउ सिंगल स्लिट में क्या होगा, ये रहता है तो इस टाइप का बनता है, ओके। सो ये जो होता है ये प्लेन वेव फ्रंट, सो प्लेन वेव फ्रंट इज द आंसर। स्पेरिकल में तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल में ऐसे बनेगा। मैंने ये डायग्राम
आपको दे दिया रेफरेंस के लिए। सो इस सिलेंड्रिकल में ऐसा बनेगा, स्फेरिकल में ऐसा, और प्लेन में ऐसा 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 जाता है। सो एक साइड में, ओके। सो प्लेन वेव फ्रंट अगर सिंगल स्लिट से होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगेन थोड़ी सी क्वेश्चन ब्लर है, तो आप हाई रिजोल्यूशन में देखें, और मैं क्योंकि हमें जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है वो ऐसा ही क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, ओके। सो इन अ फ्रेजनेल बाइप्रिज्म सेटअप मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लेमडा की वैल्यू दी हुई है 550 नैनोमीटर। सो हम लोग लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁹ मीटर is used to obtain interference fringe on the screen on introducing a thin sheet of transparent material of thickness t is equal to 1.1 microns. So हम लिख सकते हैं t is equal to 1.1 into 10⁻⁻6, okay. In the path of one of the interfering beams, the central field fringe is it's a shifted through distance equal to the spacing between successive bright fringe, then the refractive index of the transparent material is. So this is the question. So 1.1 ये मीटर हो गया, t की वैल्यू हमारा हो गया। नाउ हम लोग फ्रेजनल बाइप्रिज्म की डायग्राम के साथ हमने ये देखा था, क्या देखा था कि शिफ्टेड डिस्टेंस जो होता है वो y इज इक्वल टू d/d म्यू माइनस, बहुत बार ये हम देखा है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। सो और जो बीटा की वैल्यू होती है फ्रिंज विथ, ओके, तो फ्रिंज विथ कितना फ्रिंज विथ क्या होता है लेमडा d/d, दिस इज द फ्रिंज विथ। नाउ अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा d/d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा बाई लेमडा। सो कैन आई राइट बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। आप डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हैं। नाउ हमें क्या क्या वैल्यू दिया है, टी की वैल्यू दिया है 1.1 इंटू 10⁻⁻6, 1.1 माइक्रोन्स इन द पाथ, ठीक है। नाउ लेमडा की वैल्यू 550 नैनोमीटर दिया है, ओके, ठीक है। नाउ सो और ही इज सेइंग कि वन ऑफ द इंटरफेयरिंग बीम द सेंट्रल फ्रिंज, देखिए ये लाइन देख लीजिए आप, द सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड थ्रू डिस्टेंस इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज, ठीक है, इक्वल टू द स्पेसिंग। तो नाउ सेंट्रल फ्रिंज विथ जो होगा वो स्पेसिंग के बराबर होगा। सो y इज इक्वल टू ही सेइंग कि बीटा, ठीक है। द सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड थ्रू डिस्टेंस, जितना सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट करता है वो डिस्टेंस इक्वल होगा स्पेसिंग बिटवीन द ब्राइट फ्रिंज सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज विच इज y। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू बीटा बाई लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। सो बीटा बीटा क्या कैंसिल हो जाएगा, सो इट्स लेमडा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू टी, ओके। सो लेमडा बाई टी इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, सो म्यू इज इक्वल टू लेमडा बाई टी प्लस 1। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, इट्स 550 इंटू 10⁻⁻9 बाई 1.1 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 1। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो 550 डिवाइड बाई 1.1 विच इज 500, सो 500 इंटू और 10⁻6 माइनस 3, तो 10⁻⁻3 प्लस 1। नाउ इफ़ अगर 500 को हम 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये 1 पे 3 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 जी को 0.5 प्लस 1 विच इज 1.5 इज द आंसर। सो हमारे ऑप्शन में 1.5 है, सो दिस इज आंसर। ये फार्मूला हमें पता था और हमें यहाँ बताया गया है कि द सेंट्रल फ्रिंज इज शिफ्टेड थ्रू डिस्टेंस इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन, स्पेसिंग और फ्रिंज विथ का जो शिफ्टिंग है वो दोनों इक्वल है। सो बीटा के इक्वल हमने किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, डिफ्रैक्शन पे जो वेव ऑप्टिक्स इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। सो इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द इंटेंसिटी ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इज I0,
ओके, आई नॉट बोलिए आप इसको, आई नॉट ऑन डबलिंग द स्लिट विड्थ को डबल करने पे इसमें क्या इफेक्ट होगा। नाउ द प्रिंसिपल मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है डिपेंड्स, वो सिर्फ सोर्स, ठीक है, ये और सिंगल स्लिट में, ठीक है ना। तो जो इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, I0 साइन थीटा बाई थीटा का होल स्क्वायर, और ये जो होता है I इज इक्वल टू ये होता है। नाउ सिंगल स्लिट में ये अगर बात करें हम लोग, सो प्रिंसिपल मैक्सिमम इंटेंसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स इन द केस ऑफ सिंगल स्लिट, सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, तो ये स्लिट विड्थ पे डिपेंड ही नहीं करता है। और जब ये सेट स्लिट विड्थ पे डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है, सो ऑन डबलिंग द स्लिट विड्थ इट्स इंटेंसिटी, तो फिर क्या हो जाएगा, ओके, तो ये डिपेंड नहीं करता है। नाउ अगर हम लोग सिंगल स्लिट पे डिफ्रैक्शन का थोड़ा सा डायग्राम से हम अगर आपको समझा सकते हैं, और ऐसा अगर डायग्राम है तो ये क्या हो गया, सेंट्रल हो गया। नाउ इसकी जो विड्थ होगी, ठीक है, इसी को बीटा या ओमेगा बोलते हैं, तो फ्रिंज विड्थ इसी को बोलते हैं। नाउ थिंग इज दैट कि ही इज सेइंग कि सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, तो ये अगर हम लोग ऐसा मानते हैं, तो ये अगर यहाँ के डिस्टेंस की बात करते हैं, सो दिस एंगल इज थीटा। तो अगर हमारा क्या है, प्रिंसिपल मैक्सिमम है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, सो थीटा की वैल्यू अगर हम 0 करेंगे, थीटा टेंस टू 0 करेंगे, तो साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लिमिट में पढ़े होंगे कि साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। सो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स आई नॉट। सो द आंसर इज आई नॉट। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ लिक्विड ड्रॉप इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में ये क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड द ग्लास प्लेट, लेंस एंड ग्लास प्लेट के बीच में लिक्विड ड्रॉप का इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंज पैटर्न का क्या हो जाएगा। नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंज हमने पढ़ा है न्यूटन्स रिंग के बारे में कि ब्राइट फ्रिंज के लिए जो डायमीटर होती है, nth डायमीटर, वो होती है 2 × 2n-1 लेमडा आर बाई म्यू। और फॉर डार्क फ्रिंज के लिए क्या होता है, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए ये जो होता है dn इज इक्वल टू 2√n लेमडा आर बाई म्यू। म्यू अगर 1 हो जाएगा तो वैसे ही हट जाएगा। नाउ d इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। सो नाउ अगर हमने ड्यू टू वाटर ड्रॉप रखे हैं, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जब बढ़ेगी तो डायमीटर क्या हो जाएगा, श्रिंक करेगा, ठीक है। होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे एज प्रोड्यूस व्हेन ए टारगेट ऑफ सुटेबल मटेरियल एलिमेंट ऑफ हाई एटॉमिक मास इज बॉम्बार्डेड बाय अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग हाई एनर्जी पार्टिकल। एक्सरे होता है, कैसे होता है एक्सरे का, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि हमने बहुत बार क्रॉम्पटन इफेक्ट पे क्वेश्चन बनाए हैं, और क्रॉम्पटन इफेक्ट में हमने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन पे बॉम्बार्डेड होता है। सो द आंसर इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग पार्टिकल व्हिच टोटल एनर्जी इज ट्वाइस द मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट। सो टोटल एनर्जी इज ट्वाइस द, सो ही इज सेइंग दैट टोटल एनर्जी ट्वाइस द मास एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट। तो रेस्ट, एट रेस्ट क्या हो जाएगा एनर्जी, एट रेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि m0c² हो जाएगा, और टोटल एनर्जी आपको पता है कि होता है mc², और फिर m की वैल्यू जो होती है वो m0/√1 - v²/c² इंटू c², ही हमने पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। नाउ ही सेइंग कि टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल टू 2 × रेस्ट मास के एनर्जी के बराबर होगा। तो c² कैंसिल, m0 कैंसिल, सो क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू √1 - v²/c²। सो 1/4 इज इक्वल टू 1 - v²/c²।
सी स्क्वायर. So b square by c square is equal to 1 minus 1 by 4. So it's v square by c square is equal to 3 by 4. Okay, so v is equal to root under 3 by 4c. So what is the value of root under 3 by 4? So root का 3 की वैल्यू जो होती है, रूट 3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है. सो ये हो जाएगा इट्स अराउंड 0.866c. सो इसको हम लोग कह सकते हैं 866c है, तो इसको 0.87c वैल्यू. अब आप देख लीजिए कितना ज़्यादा नज़दीक का वैल्यू दिया है, 686, 87, 88, 89. तो अगर एक्यूरेट अगर सॉल्व नहीं करोगे तो इसका आंसर गलत निकल जाएगा, तो 0.87c. नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट कैन फॉर्म सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज नोन एज. इसको क्या बोलते हैं? सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट कैन फॉर्म सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, इट्स अ रिजॉल्विंग पावर. तो ये हमें मैग्नीफाइंग पावर, ऑप्टिकल पावर, तो रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय विच इट कैन फॉर्म सेपरेट इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट. ठीक है. और मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है? मैग्नीफाइंग पावर रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस. फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर. ओके. और ऑप्टिकल पावर क्या हो जाएगा? इट्स P इज इक्वल टू 1/f. ठीक है. और डिस्पर्सिव पावर क्या होगा? दिस इज द एबिलिटी ऑफ द प्रिज्म मटेरियल्स टू कॉज डिस्पर्सन. तो ये है, बट रिजॉल्विंग पावर हमारा ये आंसर होगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन अ शुगर सॉल्यूशन. इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत बनाए हैं, शुगर सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन. ठीक है. हमने क्या किया था? अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑब्जर्व बाई सी इंटू एल. ठीक है. सी क्या ये एस में इसमें था, लेंथ जो है डेसीमीटर में था, है ना, और बाकी ये डिग्री में था. ठीक है. तो ये हमने पढ़ा है. नाउ अ शुगर सॉल्यूशन इन ट्यूब ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर. ठीक है. लेंथ है 20 सेंटीमीटर. लेट अस एज्यूम L1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग 2 डेसीमीटर कहते हैं. ठीक है. द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ 13 डिग्री. सो ही इज सेइंग दैट अल्फ़ा ऑब्जर्व जो है उसी को ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं, वो 13 डिग्री है. ठीक है. ठीक है. नाउ 13 डिग्री है. द शुगर सॉल्यूशन इज डायलेटेड टू, ऐसा एक क्वेश्चन शायद पूछा था, रिपीटेड क्वेश्चन है. 1/3 इज प्रीवियस कॉन्सेंट्रेशन इफ द डायल्यूटेड, ठीक है, सॉल्यूशन इज कंटेन इन ट्यूब ऑफ 30 सेंटीमीटर. सो L2 की वैल्यू जो है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 30 सेंटीमीटर. तो 30 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे? 3dm. वहाँ पे हम दूसरे टाइप से सॉल्व किए थे, यहाँ पे थोड़े दूसरे टाइप से सॉल्व करते हैं. नाउ हेयर इट्स C1 इज इक्वल टू C और C2 इज इक्वल टू C/3. ओके. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. नाउ हमें ये अल्फ़ा ऑब्जर्व 1 की वैल्यू पता है. अब हमें क्या निकालना है? ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा. नाउ इसका मतलब जो ये वैल्यू है, ठीक है, ये क्या है? स्पेसिफिक रोटेशन. ये दोनों का सेम होगा. ठीक है. तो नाउ दोनों का सेम होगा, तो स्पेसिफिक रोटेशन 1 का इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन 2. नाउ अल्फ़ा ऑब्जर्व 1, ठीक है, बाई क्या होगा हमारा? C1L1 इज इक्वल टू अल्फ़ा ऑब्जर्व 2 बाई C2L2. ओके. नाउ क्या होगा? अल्फ़ा ऑब्जर्व 1 13 डिग्री है, 13 है. C1 की वैल्यू क्या है? C है. L1 क्या है? 2 है. ऑब्जर्व 2 बाई C/3 इंटू 3. CC कैंसिल.
सो अल्फ़ा ऑब्जर्व टू, ये क्वेश्चन सेम पूछा है, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को 6.5 डिग्री लाई थी, अल्फ़ा ऑब्जर्व टू। सो आप प्रीवियस देखना सॉल्यूशन, उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस टू द रिलेटिविस्टिक मास ऑफ ए मूविंग पार्टिकल व्हेन इट, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, सो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा। नाउ अगर हम लोग मास की बात करें, रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज कर रहा है, सो व्हेन मास इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। नाउ कैसे करेगा, सो m इज इक्वल टू m0, रेस्ट मास हो गया m0, और 1 माइनस v²/c²। सो m जो है वो रिलेटिविस्टिक मास है। नाउ इज सेइंग कि दैट्स की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सो वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, सो डिनोमिनेटर वैल्यू इंक्रीज करेगा विद, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जितनी वेलोसिटी की ज़्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 माइनस है, ठीक है, तो 1 माइनस, जितना भी v की वैल्यू ज़्यादा होगा तो 1 माइनस उतना कम होगा। सो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा, लेस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर लेस हो जाएगा तो मास क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो द आंसर इज इंक्रीजेज। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्रेजनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, स्लिट के बीच में डिस्टेंस अगर इंक्रीज कर देंगे, द फ्रिंज विथ इन द इंटरफेरेंस फ्रिंज पैटर्न ऑब्टेन विल, सो बीटा इज इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, लेमडा d/d। सो अगर स्लिट के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो फ्रिंज विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, सो डिक्रीज होगा इसका आंसर। ओके, होप ये सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। और फ्रेजनल पे भी दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, एक फ्रिंज विथ और एक जो वाई की वैल्यू जो शिफ्टिंग का था, दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, थर्ड टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स corresponding electromagnetic waves has the same dimension as that of, ठीक है, constituting magnetic, ठीक है ना, representing a product of electric field vectors, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है ना। सो हमने ये पढ़ा है, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, और सेम ऑप्शन था कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, थोड़ा सा वर्डिंग चेंज किया है, दैट्स 1/μ और E क्रॉस B, और हमने चूँकि b इज इक्वल टू μh होता है, सो b/μ0 μ0 इज इक्वल टू h। सो हमने ये भी पढ़ा है कि ऐसा भी होता है, और इसको हम लोग पॉइंटिंग फैक्टर को पावर डेंसिटी भी का डायमेंशन बोलते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर डेंसिटी, ये पीछे भी इस क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रैग्स रिफ्लेक्शन बाय क्रिस्टल इन एक्सरे बीम कैन नॉट अकर फॉर अ वेवलेंथ, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो ब्रैग्स लॉ जो होता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ठीक है। नाउ अगर हम मान लेते हैं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है, तो लेट n इज इक्वल टू 1, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये जो है, ठीक है, हमें पता है कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। सो साइन थीटा कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, सो λ/2d ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, ठीक है, सो लैम्डा ग्रेटर देन 2d नहीं होगा। सो ही इज सेइंग कि कौन सा नहीं होगा, तो लैम्डा ग्रेटर देन 2d नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स 2018 की शिफ्ट 2 की फिजिक्स पार्ट 1 हो गई। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।